यूजुअल बात कि जैसे आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, तो पहले यही बात कि यहां से परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है। हाँ देखो, सबसे पहला जो प्रश्न मोस्टली कॉमन आता है वो क्या आता है कि आपको नाम, जगह का नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाता है किस जिले में आती है कि नहीं, कि कसरावद है। कसरावद एक ऐतिहासिक शहर है, जगह है, तो ये किस जगह पर है। कसरावद कहां आता है, कौन सा जिला, तो खरगोन हो गया, है ना। भरहूत कहां पर आएगा, भरहूत हाँ डांगवाल, कायथा, बहुत सारे ऐसे, आदमगढ़, ऐसे बहुत सारी जगह है। तो सबसे पहले तो देखो, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं या धार्मिक स्थल है किसी भी तरह का, तो इसमें अपने को सबसे पहले तो ये याद रखना है उसका जिला, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे बोला आदमगढ़, तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि आदमगढ़ किस जिले में आता है। तो ये जैसे आता है होशंगाबाद में, है ना। भरूच कहां पर है, सतना में भरूच का स्तूप आपने सुना होगा। तो सबसे पहले जिले, है ना। फिर इसके बाद थोड़ा सा उसमें अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें सांची की, पचमढ़ी की, या और भी उज्जैन, जो भी जगह है। ये पूछ रहा है मेहर आता है क्या। मैं आपको उसी प्रश्न पर जा रहा था जो आपने पूछा, है ना। अपन जैसे बात करें विदिशा की, तो अपन आज काय की बात कर रहे हैं, पर्यटन स्थल की। अब देखो, पर्यटन में कई चीजें शामिल हो जाती है। एक आ गया आपका धार्मिक स्थल, है ना, जो धार्मिक स्थल है। अब जैसे उज्जैन की बात करो आप, तो उज्जैन आपका पर्यटन में तो भले ही ना आए, एक धार्मिक स्थल भी है और साथ ही साथ क्या है, ऐतिहासिक स्थल भी है। ये दोनों में कॉमन हो जाता है, धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है उज्जैन। ये धार्मिक शहर भी है और ऐतिहासिक शहर भी है ना। वो यदि अपन बात करें काय की, फॉर एग्जाम्पल शिवपुरी की, तो शिवपुरी किस कैटेगरी में आ जाएगा, सिर्फ पर्यटन में। यहां पर धार्मिक मामले कुछ भी नहीं है, धर्म से रिलेटेड कोई ज्यादा नहीं है। पुराने मंदिर जरूर होंगे, वो तो भारत के हर शहर में है। तो थोड़ा इसमें क्या है, ऐसा क्लासिफाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विदिशा की आप बात करें तो विदिशा ऐतिहासिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है ना। पर कुछ जगह जैसे अपन ने बात करी काय की, आदमगढ़ की, तो ये पूरी तरह से कौन सा है, ऐतिहासिक। यहाँ पे धार्मिक मामले काफी कम है, धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो आप कैटेगरी वाइज मत करना, आपको बस ये याद होना चाहिए कि सांची के क्या क्या विशेष मेरिट हैं, किस जिले में ये आता है, यहां पर कौन कौन सी जगह देखने वाली है, और कुछ उनके खास फैक्ट्स। ये जैसे अपन और बात कर लें मेहर की, जैसे आपने पूछा, तो मेहर मोस्टली काय में आएगा, धार्मिक स्थल में, कि शारदा देवी मंदिर यहां पर स्थित है। इससे ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं बनता, इतना तो अपन मंदिरों में पढ़ ही लेते हैं। मंदिर वाला हेडिंग अपन करेंगे तो उसके अंतर्गत ये कवर हो जाता है। तो अपन क्या, काफी सारी देखना है। मेन तो सांची, पचमढ़ी, खजुराहो, उज्जैन, ये आपके दोनों कैटेगरी में आएंगे। और क्या होगा, ये सब धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन भी। अब खजुराहो धार्मिक भी है और पर्यटन भी है कि नहीं। फिर जैसे उसके बाद अपन चले एरण, तो एरण पूरी तरह से क्या हो गया, ऐतिहासिक स्थल है कि नहीं। इसका अपन किस कैटेगरी में जा सकता है, अच्छे से जो है ऐतिहासिक स्थल में। तो इनमें फिर ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाती है। हाँ, पर एरण की डिटेल अपन कब पढ़ेंगे, मेंस के लिए। यहां से क्या मिला, प्री के हिसाब से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में स्थित है। हाँ, यदि आप मेंस देंगे तो जो आपके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी थोड़ी डिटेल भी आ सकती है कि यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अपन एक एक करके करते हैं, मैं आपको बताते भी जाऊंगा। लिख लें पर्यटन स्थल, हेडिंग डालें। चलो, अब सबसे पहले लिखो खजुराहो। इसको लिखने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पर्यटन स्थल में अपने को किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो देखो, यहां पर क्या, उसके फैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा अपने को प्री के हिसाब से कोई भी चैप्टर हो, एक सीधा फार्मूला क्या रहता है, क्या पढ़ना है, उसके फैक्ट्स। स्पेशल कुछ उसमें है तो। अब जैसे देखो, बहुत सारे मंदिर हैं खजुराहो में, कॉमन बात है, अपन अच्छे से जानते हैं। और क्या इसके अलावा, स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग डाला खजुराहो, पहला तो वही लिख लो, खजुराहो कहां पर है, छतरपुर जिले में, है ना। ये ध्यान रखना, आप जानते भी होंगे। अब देखो कैसे फैक्ट्स।
अपने भारत में पर्यटन विभाग होता है, तो उसने इसे किस कैटेगरी में रखा है? भारत के 7 अजूबे। भारत सरकार के पर्यटन टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा खजुराहो को क्या बोला गया है? भारत के 7 अजूबों में से एक। दुनिया के 7 अजूबे तो आप जानते होंगे। लिखो, भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो को भारत के 7 अजूबों में से एक कहा गया है। दूसरा पॉइंट लिखो, 1986 में यूनेस्को द्वारा क्या हुआ? यूनेस्को ने क्या दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 86 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ईयर याद रखना, हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब एक और आता है कि खजुराहो शहर की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रवर्मा। लिख लो, चंदेल शासक चंद्रवर्मा ने की थी। खजुराहो की स्थापना किसने करी? चंदेल शासक चंदेल शासक चंद्रवर्मा ने खजुराहो की स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक। अब देखो, एक प्रश्न उठता है, आपको ये तो पता है खजुराहो में मंदिर बहुत फेमस है। अब आपको थोड़ा सा डीप में यदि पूछना चाहे, या जिस हेडिंग के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं, कि आपसे पूछ सकते हैं कभी कि जितने मंदिर बने इनका स्टाइल कौन सा है? मंदिर बनाने की 3 स्टाइल होती थी, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बैसर शैली। तो ये कौन से मंदिर है? नागर शैली के। लिख लो, खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक प्रश्न उठता है कि खजुराहो नाम कहां से आया? पुराना नाम क्या है वैसे खजुराहो का? आपको पता होगा। अरे जेजाक भुक्ति और खरजूर वाहक। रहने दे, आप ये लिखवा याद करना बिल्कुल, जेजाक भुक्ति और खरजूर वाहक। तो अब ये खजुराहो नाम कहां से आया? तो देखिए, अपन ने अभी बात क्या करी थी कि नागर स्टाइल में ये बने। तो क्या होता है नागर स्टाइल में? कॉमन बात ये होती है कि गेट जो होता है, गेट, मंदिरों के गेट, इसके ऊपर खजूर की डिजाइन बनाई जाती है, बेल बूटे टाइप की खजूर की डिजाइन। तो उन्हीं गेट के ऊपर, गेट को वैसे क्या बोला जाता है? तोरण। जो मंदिर हैं इनके तोरण, तोरण मतलब गेट, अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? गेट। तोरण स्टाइल में, नागर शैली में गेट को गेट ना बोलते हुए क्या बोला जाता है? तोरण। आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो और समझेंगे, है ना, यूपीएससी में आता है आपको, या अभी भी है आर्ट एंड कल्चर। तो तोरण के ऊपर काय की डिजाइन बनी हुई है? खजूर की। तो उसी से नाम क्या मिल गया? खजुराहो। लिख लो, मंदिरों के तोरण पर बनी खजूर आकृतियों के कारण, तोरण पर बनी खजूर आकृतियों के कारण इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ गया। ठीक है, अब आते हैं इसके निकनेम पर। अच्छा, आपने खजुराहो का उपनाम क्या है? जैसे मांडव को बोलते हैं ना सिटी ऑफ जॉय, तो खजुराहो को क्या बोला जाता है? मैंने एक लिखवाया था, शिल्पकला का तीर्थ। याद होगा आपको, खजुराहो का नाम क्या है? शिल्पकला का तीर्थ। तो ऐसे ही एक और नाम है, वो भी लिख लो। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पत्थर पर तराशी गई नगरी कौन सी है? तो खजुराहो। पत्थर पर तराशी गई नगरी, पत्थर पर तराशी गई नगरी। तो देखो, इसी तरह के फैक्ट्स आपको आएंगे। मैंने आपको कम से कम टाइम में सारे कवर करवा दिए। अब प्री के हिसाब से इससे ज्यादा तो खजुराहो में कुछ बचता नहीं है, बाकी अपन थोड़ा करते हैं। अब देखो, एक चीज और आती है कि वहां पर कौन कौन से मंदिर है। तो देखो, जैसे आपको पता होगा चित्रगुप्त मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर। तो अपन थोड़े लिख लेते हैं और थोड़े में आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूं। लिखो फटाफट, लिखो मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। अब देखो, ये नाम तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए कॉमन लिखवा दिए, जो कि बहुत फेमस है। अब थोड़ा सा अपन इसमें और आगे चलते हैं, है कि नहीं, जो अपने और ज्यादा डीप में यदि क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब क्या, चित्रगुप्त मंदिर तो कोई भी लगा देगा कि कहां पर स्थित है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लाल गुफा। तो लाल गुफा ये भी मंदिर ही है, नाम है इसका लाल गुफा।
कहां पर है? खजुराहो। जावरी मंदिर, जावरी मंदिर, नंदी मंदिर, नंदी, सब है यहां पे। वराह मंदिर, वराह, भगवान विष्णु का अवतार है वराह अवतार, वराह मंदिर। जगदम्बा मंदिर, वामन मंदिर, वामन, ये भी भगवान विष्णु के अवतार का नाम है, वामन मंदिर। और लास्ट लिख लो ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। तो बस खजुराहो में इतनी बातें जो अपने प्री के हिसाब से आ सकती है पर्यटन स्थलों में से कि 86 में इसको क्या बनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मंदिरों का नाम तो ध्यान रखने ही है, कहीं से भी आ सकते हैं। पुराने नाम खरजूर वाहक, जेजाक, भुक्ति से ये काय में कन्वर्ट हुआ? खजुराहो। क्यों? क्योंकि नागर शैली में बने हुए मंदिरों पर काय की डिजाइन होती है? ज्यादातर खजूर की, तो इसीलिए इसका नाम हो गया। फिर बाकी चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, इनकी बातें अपन पहले भी कर चुके और आप भी जानते होंगे, और भी काफी सारे मंदिर है वहां। तो चलो, तो खजुराहो में इतना ही है। अब आते हैं अपन दूसरे इंपॉर्टेंट पे, लिखो मांडव। देखो मांडव की इतिहास में बेहद तारीफ हुई है। अपने लिखने वाली बात तो नहीं, पर जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कभी विजिट करा था मांडव, तो ये क्या बोलते थे कि रोम के जो खंडहर हैं, रोम आप समझते होंगे ना, उससे ज्यादा सुंदर खंडहर कहाँ के हैं? मांडव में। यानी रोम से भी ज्यादा सुंदर उनको कौन से लगे थे? मांडव के महल और मकबरे। ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। चाहो तो लिख ही लो कि मांडव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मांडव के अवशेष यानी खंडहर टाइप के जो बचे हुए हैं, पुराने हो गए, अब तो वीरान हो चुके हैं। मांडव के खंडहर रोम की तुलना में बेहतर लगते हैं, रोम की तुलना में बेहतर लगते हैं। तो ये देखिए मांडव की कितनी तारीफ हुई है। अभी एक और पढ़ते हैं। एक आपने नाम सुना होगा अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से एक। तो इन्होंने भी अपनी बुक्स में मांडव की बहुत तारीफ करी है, और इसको क्या बोला? मांडव को पारस पत्थर की सौगात। लिखो, अबुल फजल ने मांडव को पारस पत्थर की सौगात कहा है। ऐसे फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा डीप में पूछेगा तो किसने कहा था, किसे कहा जाता है? तो पारस पत्थर की सौगात कौन है? मांडव। पत्थर की सौगात, पारस पत्थर तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे किसकी बात करी जा रही है, ठीक है यहां तक। अब आते हैं इनके पुराने नाम पर, किसके? मांडव के। पहले आप बताएं कौन कौन से मांडव के पुराने नाम आपको याद है? शादियाबाद, हाँ, खुशियों का नगर, बिल्कुल राइट है। और लिख लो, मांडव को पूर्व में शादियाबाद, खुशियों का नगर, शादियाबाद। मैंने बताया आपको हुसंग शाह ने यह नाम दिया था। मैंने जब आपको गौरी वंश पढ़ाया था मालवा का, ये बताई थी बात, है ना। अब और नाम लिखो, उसके बाद बोले ही नहीं शादियाबाद के। खुशियों का नगर वही शादियाबाद। हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुशियों का नगर। चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं है। अब थोड़े और नाम आगे अपन बढ़ेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखो हर्षनगर। हर्ष आप समझते हैं, खुशी, हैप्पीनेस, उत्साह। तो ये भी क्या है? मांडव का पुराना नाम है। लिखो मछली नगर, ये भी मांडव का पुराना नाम है, मछली नगर। मंडप दुर्ग, मंडप दुर्ग, मंडप, मंडप दुर्ग। मांडवगढ़ भी कहा जाता था। ये सब पुराने नाम है, याद रखना। हर्षनगर, मछली नगर, ये आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए मैं फैक्ट्स में बता रहा हूं। अब इनके कारणों पर मत जानना कि मछली नगर क्यों कहते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। इतना अपने पास समय और रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो अपन सिर्फ याद ही कर सकते हैं यहाँ पर। अब अच्छा, ये जो आता है कि मांडव के जो महल हैं, इसका स्टाइल क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया खजुराहो का नागर स्टाइल है, तो मांडव का कौन सा है? अफगान शैली। लिखो मांडव के महल, अधिकांश महल अफगान शैली में बने हैं। अब आते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पर।
अब देखिए दाई महल, हिडोला महल, जहाज महल, ये सब तो आप जानते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करवा रहा हूं, फिर भी फटाफट लिख लो। दाई महल, हिडोला महल, जहाज महल, हुसैन शाह का मकबरा, कॉमन बातें लिख लो आप जितनी याद है आपको फटाफट। अब एक दो अपन एक्स्ट्रा पर आते हैं, लिखो नगरिया महल, नगरिया महल, ये भी कहां पर है, मांडव में। जाली महल, जाली महल, ये भी कहां है, मांडव में। चंपा बावड़ी, वैसे तो आपको सुना होगा ये नाम, चंपा बावड़ी तो काफी कॉमन है। एक खंबा महल, एक खंबा महल। सतकोठरी गुफा, सतकोठरी गुफा, सतकोठरी गुफा, ठीक है यहां तक। और सनसेट पॉइंट, ये तो वैसे मालूम होगा, लिख ही लो चाहो तो, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट, सनसेट पॉइंट। अगला इको पॉइंट, इको, ECHO, प्रतिध्वनि, इको क्या, प्रतिध्वनि। अब आता है मांडव में कुल कितने गेट होंगे, 12 गेट हैं। लिखो मांडव में प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं। पूरे 12 तो नहीं, अपन कुछ एक के नाम लिख लो। दिल्ली दरवाजा, रामपोल दरवाजा, रामपोल दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, एटसेट्रा। रामपोल दरवाजा, गाड़ी दरवाजा इत्यादि बहुत सारे दरवाजे हैं। जहांगीर दरवाजा, दिल्ली, भंगी दरवाजा भी है, तो इतने नाम लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतना ध्यान रखना। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ये मत सोचना कि इतनी पढ़ाई 100% है, इसको हमेशा आप कितनी मान के चलेंगे, 90%। हमेशा कुछ भी आपको नया फैक्ट मिले ना तो नोट्स में अपने ऐड करते जाना। वैसे तो मैंने बहुत कुछ कोशिश करी है, आपका मुश्किल ही इसके बाहर जाना, 99% तो पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। चलिए आगे अपन चलते हैं। सांची, चलिए सिंपल ये बताइए सांची आता किस जिले में, रायसेन। और अब अभी अपन ने लिखा मांडव, मांडव किस जिले में आता है, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे इसलिए मैंने नहीं बोला, धार। देखो ये बोल रहे कि अशोक का जो है मेन स्तूप है, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, उसी कैटेगरी में एक ही है। हाँ ये जरूर है, जो स्तूप नंबर 1 है उसका मेरिट क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप। और 3 का क्या महत्व है, जो स्तूप नंबर 3 है, कि वहां पर गौतम बुद्ध के शिष्य महामोगलायन सारीपुत्र के अवशेष रखे हैं, तो इसलिए उनका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, ऐसा है, ठीक है ना। सांची तो पहले लिख लिया, रायसेन जिले में स्थित है। लिखो 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ईयर जरूर याद रखना, हाँ 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने जैसा बिल्कुल। खजुराहो का, सांची का ईयर बिल्कुल आने जैसा है। अब वैसे आता है एक और नाम कि इसकी खोज किसने करी थी सांची की। पुराने जमाने में तो काफी धार्मिक स्थल था, समय के साथ ये जो है गायब हो गया, दुनिया भूल गई। तो इसकी खोज करी थी 1818 में, 1818 में जेम्स टेलर। सांची की खोज करने वाले पर्सन कौन है, जेम्स टेलर। तो 1818 में इन्होंने खोजा था। चलो एक और बात आती है जो आ सकती है परीक्षा में, अपने सांची का जो है अपनी करेंसी से क्या कनेक्शन है। लिखो 2017 में या वर्ष 2017 में तो कब डिक्लेयर हुआ, कब आया था, 2017 में 200 रुपए के नोट पर सांची के 1 नंबर स्तूप, वैसे नंबर की जरूरत नहीं पर लिख लो, जो सबसे बड़ा स्तूप है सांची के 1 नंबर स्तूप का चित्र अंकित किया गया था, ठीक है। अब लिख लो स्तूप नंबर 1, जिसको आपने कॉमनली बहुत फोटो में देखा होगा ना, वो स्तूप नंबर 1 ही है, जिसके काफी सारे आपने
फोटो वगैरह देखे होंगे। स्तूप नंबर 1 भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहा जाता है। और स्तूप नंबर 3 में गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे हुए हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे हुए। चलो अगला हेडिंग डालें, पचमढ़ी। पचमढ़ी, देखो एक बात आती है कि लिखा जाता है कि ये जो है एकमात्र पर्यटन स्थल है, सॉरी एकमात्र हिल स्टेशन है। तो ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में और भी हिल स्टेशन है। ये लाइन सही नहीं है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। छोटे बड़े और भी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, तो आप आगे से ध्यान रखना। हाँ, ये लाइन से शुरू होती है हर बुक, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि एकमात्र हिल स्टेशन है। चलो 1857 में जेम्स फोर्सेंथ ने की थी। जेम्स फोर्सेंथ, तो वही जेम्स फोर्सेंथ। यहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना। तो उसी जगह पर सबसे पहले कहां पर पहुंचे थे? जेम्स फोर्सेंथ। तब इन्होंने वहां की फ्लोरा एंड फ्यूना को महसूस करा। खोजते खोजते या जैसा भी है, ये कोई एडवेंचरस पर्सन रहे होंगे, तो ये किस जगह पर पहुंचे थे? इंदिरा पॉइंट पर। लिखो, जेम्स फोर्सेंथ सबसे पहले सांची के इंदिरा पॉइंट पहुंचे थे। हाँ, पचमढ़ी के क्या क्या है उपनाम? लिखो, सांची को पचमढ़ी को मालवा मध्य प्रदेश का कश्मीर, वो तो प्राचीन नाम हो गया। मध्य प्रदेश का कश्मीर और सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ये पढ़े अपन ने पहले, सतपुड़ा की रानी। अब पुराने नाम भी लिख लो सांची के। इन्होंने जैसे कहा पांचालगढ़, बिल्कुल राइट नाम है, पांचालगढ़ भी है पचमढ़ी का पुराना नाम। बौद्ध श्री पर्वत भी कहा जाता है। दो ही नाम है, ज्यादा नहीं है इसमें। अब आते हैं अपन इसके प्लेसेस पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर, है ना। पहला लिखो राजेंद्र गिरी। और इसी के ब्रैकेट में लिखो पैनोरम गिरी। राजेंद्र गिरी या पैनोरम गिरी, यह नाम आपने सुना था राजेंद्र गिरी पहले किसी ने? बस ऐसे ही आपको पढ़ाई बढ़ाते जाना है, समझे ना। इसलिए मैंने पहले बात नहीं करी थी इन जगहों की, कि जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे और आपको लेवल समझ में आए कि कैसे चलना रहता है। अपन ने सांची के पुराने नाम पढ़े थे, कुछ एक उसमें कंप्लीट नहीं थे, एक दो बढ़ते जाते हैं। तो बस इसी पढ़ाई को अपग्रेड करना आपको सब जगह पर, है ना। खास तौर से एमपी में तो ध्यान रखना ही। ऐसा नहीं कि आप इसको फिक्स मान के बैठ जाओ। वैसे तो अपन 90% से ऊपर कर लेंगे यहाँ क्लास से ही कवर। तुम इतना भी पढ़ के जाओगे तो परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं आना है। देखो क्या हुआ था, कभी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने पचमढ़ी विजिट करा था। तो उस जगह को नाम क्या दिया गया उनके सम्मान पे? राजेंद्र गिरी। पर अंग्रेजों के समय पर उस जगह का नाम क्या था? पैनोरम। कोई पहाड़ है, गिरी मतलब क्या? पहाड़, तो उसका नाम था। और अब नाम क्या है? राजेंद्र गिरी। तो नोट कर लो इसको। फिर दूसरा लिखो सुषमा सार। ये सब वहां के टूरिस्ट प्लेसेस है। ध्यान ना, पचमढ़ी में ऐसा बोला जाता है लगभग 70 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं। चाहो तो एक छोटी सी लाइन और नोट कर लो कि पचमढ़ी में 70 से अधिक पर्यटन स्थल है। अब ऐसा तो नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कितने हैं गिनकर, इसलिए नहीं बोला था, पर अब नोट कर लो। वहां पर ढेर सारे क्या है? पॉन्ड्स हैं। ऐसा बोला जाता है 20 से ज्यादा तो पॉन्ड्स हैं वहां पर, तालाब। फिर लिखो राजेंद्र उद्यान। फिर लिखो बीना वादक गुफा। एक उदयगिरी में भी आता है बीना वादक, कंफ्यूज मत हो जाना। इसके ब्रैकेट में लिखो हार्पर केव।
अब आप समझ गए होंगे पुराना नाम इसका क्या था, कभी हार्पर केव रहा होगा, बाद में क्या रख दिया, बीना वादक गुफा। लिखो भ्रांत नीर, भ्रांत नीर, ये शायद आपसे ना लिखा है, अब मिटा ही देते हैं। भ्रांत नीर लिखा गया, भ्रांत नीर, ठीक है, भ्रांत नीर। इसका दूसरा नाम लिखो डिरोथी गैप, डिरोथी गैप, डिरोथी गैप। पत्थर चटा, पत्थर चटा। हांडी खो, हांडी खो, हांडी खो। खो का मतलब क्या होता है हिंदी भाषियों को, तो कोई गहरी खाई सकरी सी, तो इसको क्या बोलते हैं, हांडी खो। इसके ब्रैकेट में लिखो ये वी शेप की वैली है, वी शेप, हांडी खो वी शेप वैली है ये। रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर। सरदार गुफा, सरदार गुफा नाम सुना था, नहीं सुना था, लिख लो सरदार गुफा, यहीं पर है। जलावरण, जलावरण, जल आवरण को शॉर्ट में क्या बोला है, जलावरण। ये आपने पहले पढ़ा होगा, इसका दूसरा नाम है डचेस फॉल, पढ़ा है डचेस फॉल अपन ने, एमपी के, मैंने आपको सारे झरने लिखवाए थे। माड़ादेव रॉक पेंटिंग, माड़ादेव रॉक पेंटिंग, माड़ा, माड़ादेव रॉक पेंटिंग। एक मारा भी है, तो ये मारा नहीं, ये माड़ा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, माड़ादेव रॉक पेंटिंग कहां हो सके, ठीक है ना। चलिए इतने बहुत है, पर्याप्त इसमें। अब अपन आगे चलते हैं। खजुराहो हुआ, चलो एक अपना था चित्रकूट, नेक्स्ट हेडिंग डालो चित्रकूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो ये बोला था 11 साल उन्होंने यहीं पर बिताए थे, 14 में से 11 साल कहां पर रहे थे भगवान राम, यहां पर। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है और रिलीजियस भी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। सतना जिले में आती है चित्रकूट। और अच्छा नदी क्यों कौन सी है, यहां लिख लो, यह मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। अब आता देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, चित्रकूट का एक दूसरा नाम, इस जगह के चारों ओर क्या है, पहाड़ी पहाड़े और जंगली जंगल है ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया। लिखो इसके चारों ओर पहाड़ एवं जंगल होने से चित्रकूट को आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। चित्रकूट के चारों ओर या इसके चारों ओर पहाड़ और जंगल होने के कारण चित्रकूट को आश्चर्यों की पहाड़ी, इसको अंडरलाइन करना, आश्चर्यों की पहाड़ी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फैक्ट्स। अब आप इमेजिन करो यदि ऐसा पूछ ले कि आश्चर्यों की पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो आप गैस भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है कि नहीं बात, हाँ वही लिख लो। अब देखो जैसा मैंने अभी बताया था कि भगवान राम ने यहां पर जो है 11 साल बिताए थे, तो यहां पर आश्रम था महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया या अनुसुईया, नाम सुना होगा ना आपने, सती अनुसुईया, वही। तो इन्हीं के गेस्ट बनकर रहे थे कौन, भगवान राम। लिखो भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष का समय यहां व्यतीत किया था। रामायण की तो बहुत स्टोरी है यहां, आप सोच ही सकते हैं 11 साल यहां बिताए भगवान राम ने। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष का समय महर्षि अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में व्यतीत किया था। ये इनके गेस्ट बनकर रहे थे, या महर्षि अत्रि लिख लो, महर्षि अत्रि के आश्रम में व्यतीत किए थे। अब एक और घटना आती है रामायण की, आपने सुना होगा कि भगवान राम से भरत मिलने आए थे, तो कौन सी जगह पर मिले थे, चित्रकूट, ये वही जगह है जो मध्य प्रदेश में है। लिखो इसी स्थान पर भरत ने भगवान श्री राम से मुलाकात की थी। अब एक और स्टेज आती है कि यहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या लिया था, बाल अवतार, बाल अवतार लिख लो, यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा बाल अवतार लिया गया था।
तो आप समझ ही गए होंगे ये ऐतिहासिक शहर भी है, इतना पुराना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी मिली होगी और धार्मिक रूप से तो कितना महत्व रखता ही है ये। आप ये सब लाइनें पढ़कर अब ये बताइए यहाँ के प्लेसेस क्या, टूरिस्ट प्लेसेस क्या, कौन कौन से हैं, कुछ एक नाम बताएं। लिखें हनुमान धारा, कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत, स्फटिक शिला, स्फटिक शिला। ये स्फटिक समझते हो आप क्या होता है? शिला तो समझ ही गए होगे, पत्थर की बात हो रही है। स्फटिक क्या? ट्रांसपेरेंट पत्थर, ध्यान ना, बेहद कीमती होता है, मूर्तियां बनती है इसकी, ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है ये ध्यान रखना। स्फटिक शिला, इंदौर में भी कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर इसकी मूर्तियां हैं, स्फटिक के, जिसको बोलते हैं, पहनते भी है लोग अंगूठी वगैरह में। लिख लो। फिर आगे राम घाट। अब देखो राम घाट का नाम आया, मैं तो कोई चीज बता देता हूं। अभी 1-2 साल पहले तक अपन देखें तो भी घाटों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता था कि कोई पर्टिकुलर घाट कौन सी नदी पर है कि किस शहर में है, पर अब ऐसा नहीं होता। एक आध बार ये पुलिस वगैरह में आने लग गया, तो अब आपको कोई नया घाट दिखे तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। 2 चीजें, किस जिले में है और किस नदी के किनारे है ना। अभी तक क्या होता था, यदि आज से 3-4 साल पहले आप एग्जाम देते ना तो घाट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टोटली इग्नोर कर दो। पर अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो गए, घाट से रिलेटेड भी आने लग गए। लिख ही लेना, 2-4 में लिखवा दूंगा जो जो मतलब के हैं। लिखो अनुसुईया आश्रम, महर्षि अत्रि आश्रम, महर्षि अत्रि आश्रम, राघव प्रयाग, राघव प्रयाग, घृतकल्प घाट, घृतकल्प घाट, भरतकुंड, गुप्त गोदावरी। ये ऐसी नदी है जो जमीन के अंदर ही रहती है, आवाज वगैरह आपको सुनाई पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिखेगा, यानी जमीन के अंदर नदी है ये, गुप्त गोदावरी। जानकी कुंड एटसेट्रा इत्यादि। थोड़ा कुछ हो नया मिले तो कर लेना, पर देखो एक चीज ध्यान, आप ये नेट पर जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है बहुत ओवर होती है। आप जैसे अपग्रेड करो तो कैसे करना, किसी टीचर के नोट्स, कोचिंग के नोट्स, बुक्स, इनसे। ऐसा नहीं अब इंटरनेट पे पता चले, गूगल पे तो लाखों चीजें पड़ी, आप क्या क्या याद करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप किधर के भी टूरिस्टों के नोट्स नोट कर लो, उनकी जरूरत नहीं है। बुक में जो लिखा है वही बहुत है अपने लिए। ये तो बहुत सारे हैं, इसमें तो 200-200 निकल जाएंगे एक एक जगह पर, आप कितने याद करोगे। चलो अब नेक्स्ट लिखो, महत्वपूर्ण जगह आती है अपनी महेश्वर कर लेते हैं। हाँ महेश्वर। एक क्वेश्चन ये बनता है, काफी बार आया भी है, कि टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2। अरे महाकालेश्वर और महेश्वर। और अच्छा और हाँ ओंकारेश्वर। और अच्छा सबसे ज्यादा किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है? अच्छा बताओ मध्य प्रदेश में है कि नहीं संख्या में? 12 में से 2 यहां है, और महाराष्ट्र में इससे ज्यादा है। ये ध्यान ना, देखो क्या होता है, वो ये पूछते हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भारत में कहां है। तो लोग बाग जल्दबाजी में क्या करते हैं, एमपी लगा कर आ जाते हैं। एमपी नहीं है, 3 या 4 तो जो है महाराष्ट्र में ही है, ये ध्यान रखना। 3 से भी आई थिंक ज्यादा है। तो ये कभी टिक मत करिए ना कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? सिर्फ 2। चाहो तो ये लाइन नोट कर लो, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देते हैं और लोग गलती कर जाते हैं। लिखो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। लिखो लिखो महेश्वर को गुप्त काशी कहा जाता है। ऐसे फैक्ट्स आते हैं, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये तो बातें आप जानते ही हो, साड़ी वाड़ी तो सब मामूली बातें हैं। गुप्त काशी ये किसका नाम है? महेश्वर का। अब देखो बाकी चीजें तो आप जानते हो, मेन तो मैंने ये फैक्ट लिखवाने के लिए आपको स्टार्ट करा है, गुप्त काशी, ये ध्यान रखना। बाकी तो कॉमन सी बातें हैं। ये देखो प्राचीन शहर है, आप जानते हो। अच्छा इसका प्राचीन नाम क्या? महिष्मती। लिख लो, महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्वती है। और इसका उल्लेख क्या है? पुराण, वेद, रामायण, महाभारत सब में है।
बहुत ही कम शहर ऐसे होंगे जिनका उल्लेख सब जगह मिले, तो ये उनमें से एक है। कौन? महेश्वर। लिख लो, महेश्वर का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों में मिलता है। लिखो, यहां पर कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, पेशवा घाट, पेशवा घाट, फनसे घाट, फनसे, फनसे, फनसे घाट, अहिल्या घाट आदि स्थित हैं, एटसेट्रा। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लिख ही लेना।